देख लीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और कानून के खिलाफ 73 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। संपत्ति का चरित्र धार्मिक या सेक्युलर हो सकता है, सीजेआई की तरफ से कहा गया है। ये यूजर का हक वो संपत्ति रजिस्टर्ड कराए या नहीं, ये सिब्बल कह रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का भी मुद्दा जो बार बार उठाया जा रहा था, अब संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में समस्या क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई की तरफ से यह कहा जा रहा है। और 300 साल पहले वक्फ तो भी कागज मांगे जाएंगे, ये सिब्बल कह रहे हैं। 300 साल पुराने कागज कैसे दिखा सकते हैं सिब्बल की तरफ से, बिना डीड के वक्फ करने पर रोक क्यों, ये कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी जा रही है। रजिस्टर्ड डीड से पारदर्शिता आएगी, तो कपिल सिब्बल लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तीखे सवाल यहां पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी रखे जा रहे हैं और हर सवाल का जवाब वहां पर चल रहा है। तो सवाल जवाब का एक पूरा सिलसिला लगातार जारी है। और इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विवेक शांडिल्य इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। विवेक, ये वो दिन था, काफी लंबे समय से सभी को इंतजार था, मुस्लिम पक्ष की बात हो या फिर सरकार की बात हो, जो हिंसा की खबर आई मुर्शिदाबाद की वो तो एक अलग मुद्दा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले ही विरोध प्रदर्शन का एक पूरा सा अंबार आ गया था, झड़ी लग गई थी, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आज का दिन महत्वपूर्ण है, आज क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में और याचिकाकर्ताओं के बारे में समझाते हुए कितना अहम दिन, क्या खास बातें विवेक? देखिए, जो कपिल सिब्बल की तरफ से दलील दी जा रही है सीजेआई को और जस्टिस विश्वनाथन को, वो मैं आपको जल्दी से पढ़कर बताता हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा मुतमईन सीजेआई और जस्टिस विश्वनाथन दिख नहीं रहे हैं। आपको मैं शुरुआत से बताता हूँ कि अभी तक में क्या दलीलें हुई हैं और दर्शकों को भी बताता हूँ जल्दी से अभी तक में क्या दलील हुई है। बिल्कुल। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि संसदीय कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखलंदाजी की गई है। आर्टिकल 26 कहता है किसी धर्म या समाज के हिस्से को अधिकार है कि धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है, धार्मिक मामलों को खुद ही मैनेज कर सकता है। फिर सिब्बल कहते हैं कानून के जरिए आस्था के अभिन्न अंग के साथ दखलंदाजी की गई है। सीजेआई खन्ना बोले बातें आप वही कीजिए जो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत विस्तार से जाएंगे तो बहुत लंबा वक्त चर्चा के लिए लग जाएगा। इसके बाद बातचीत हुई कि कपिल सिब्बल ने कानूनी खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि अगर मुझे वक्फ बनना है तो मुझे सबूत देना होगा, मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर मुसलमान ही जन्मा हूं तो ऐसा क्यों करूंगा, मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। सिब्बल ने कोर्ट के सामने अपने पॉइंट रखे। सेक्शन 3, अगर वक्फ विवादित नहीं है तो यह मामला कोर्ट में नहीं है, ऐसे में अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। बिल्कुल। सीजेआई बोले आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष या सभी कम्युनिटी पर लागू होता है। सीजेआई ने कहा हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद में मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष और सभी कम्युनिटी पर लागू होता है, ये किसी एक विशेष धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि ऐसे कितने मामले हैं, मुझे लगता है इस बारे में कानून आपके पक्ष में है, सभी पुराने स्मारक जामा मस्जिद भी संरक्षित रहेंगे। सिब्बल बोले 20 करोड़ लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, जिसके जवाब में सीजेआई ने यह दलील दी थी। उसके बाद सिब्बल ने कहा कि केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। तो सीजेआई खन्ना ने बोला कि इसमें समस्या क्या है, दिक्कत क्या है इसमें, अगर कोई हिंदू भी बोर्ड का सदस्य है तो। इसके बाद सिब्बल ने कहा कि इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया, अभी 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, समस्या है। बिल्कुल। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जो अल्लाह का है वो वक्फ है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड मांगा गया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर सीजेआई ने कहा कि वक्फ रजिस्टर कराने से आपकी मदद होगी। सिब्बल कह रहे मान लीजिए मेरी एक संपत्ति है, मैं चाहता हूं अनाथालय बने, इसमें परेशानी क्या है, मुझे रजिस्टर कराना क्यों जरूरी है। तो सीजेआई ने कहा कि भाई आपको रजिस्टर कराने से आपकी ही सहायता होगी, किसी और की सहायता नहीं होगी, क्योंकि उसका कानूनी प्रावधान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उसका कानूनी वजूद जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो अभी तक के आप पूरे सवाल जवाब को देखेंगे तो दलीलें वो धराशायी होती दिख रही हैं। विवेक, एक तरीके से लगातार इस पर अपडेट्स आएंगे और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लगातार आप भी नजर बना के रखिए। पंकज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, आज का दिन, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आज का दिन बहुत अहम है। दोनों तरफ से दलीलें जो है वो रखी जा रही हैं, चाहे वहां पर कपिल सिब्बल हर बार की तरह जोरदार तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष से भी तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक माहौल के बारे में अगर आप पूरे देश भर में बता दें, किस तरीके का माहौल है, एक विरोध की झड़ी जो लगातार चल रही थी और उस बीच अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, कितनी उम्मीद, और दूसरे पक्ष यानी कि सरकार की तरफ से भी कह लीजिए और ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कितनी उम्मीद है कि भाई यहां पर जो फैसला आएगा वो हित में आएगा और दोनों को यहां पर भला होगा, दोनों का फायदा होने वाला है?
बिल्कुल, देखिए अगर उम्मीद की बात की जाए तो यहाँ पर खुद जो है मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से खुद मौजूद हैं और उनके साथ तमाम याचिकाकर्ता हैं। उन लोगों ने जब हमने उनसे बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना था कि बहुत सीनियर और वरिष्ठ वकील हमारे इस मामले को देख रहे हैं और जल्द ही इसका फैसला आएगा और जो फैसला आएगा वो अच्छा फैसला आएगा, ये उम्मीद है उनकी। जिस तरह से याचिकाकर्ताओं के साथ यहाँ पर खुद मौके पर वो भी मौजूद हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश आज इसका इंतजार कर रहा है और कहीं न कहीं जो फैसला आएगा वो फैसला सबको एक तरह से देखा जाए तो सबके लिए वो फैसला जो है माना जाएगा, सब लोग उसको मानेंगे और उस पर कहीं न कहीं जश्न भी मना सकते हैं। तो ये एक अहम बात है। जिस उम्मीद की आपने बात किया तो उस उम्मीद को देखते हुए यहाँ तमाम याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, उनके साथ खुद सांसद इमरान मसूद भी मौजूद है। लेकिन जो पक्ष और विपक्ष की बात है, जो एक तरफ यहाँ पर जिस तरह से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पर रोक लगे और इस कानून को कहीं न कहीं रद्द किया जाए, तो दूसरी तरफ जो इस कानून को पारित हुए कई राज्यों से जो दलीलें दर्ज कराई गई हैं, जो अर्जियां दाखिल की गई हैं, उसको लेकर के उनका भी इंतजार है। वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि ये जो कानून बनाया गया किसी भी तरह इसको जो है अगर कोर्ट से जो फैसला आता है उसका मान्य तो होगा, लेकिन ये जो फैसला कोर्ट का है ये सर्वसम्मत से मान होगा। इसमें कोई ऐसा फैसला ना है कि कहीं न कहीं इस कानून को रद्द करना पड़े। ये तमाम और पंकज बिल्कुल इमरान मसूद वो व्यक्ति जो हाँ, इमरान मसूद वो व्यक्ति जो कहते हैं कि भाई 1 घंटे में हम इसको बदल देंगे, हम आएंगे तो इस तरीके से, और चाहे वहां पर अवधेश प्रसाद उसको 48 घंटा बोले। काफी गलत बयानियां अभी इस दौरान पर हुई थी, लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय पे ये पूरा मामला वहां पर है और हमें पूरी उम्मीद है एक अच्छा फैसला आएगा। सर्वोच्च न्यायालय देश के हित में ही फैसले हर बार देती है। चलिए हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक भी हमारे साथ थे, पंकज भी थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने जानकारी को हमारे साथ यहां पर साझा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा वक्फ का सुप्रीम कोर्ट में तो है ही, लेकिन यह मुद्दा कुछ समय से हिंसक हो गया था। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, बात करते हैं बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में भड़की हिंसा की। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं जिनके साथ हिंसा की साजिश पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए वक्फ पर ममता बनर्जी का क्या बयान है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास और उनसे पूछते हैं कई अहम सवाल कि भाई एक तरफ तो देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना था, वो तय था जिस तरीके से याचिकाओं को वहां पर दिया गया, लेकिन अब जब ये हिंसा की बात आती है तो भाई वहां पर जो मुसलमानों की तरफ से जो आरोप यहां पर है, जिस तरीके से किया, आगजनी की गई, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाना, उनकी मोटरसाइकिल्स को जलाना, साथ ही साथ हिंदुओं पर हमला करना, उनका पलायन होना, यहां तक कि टंकी में जहर तक की खबरें भी आ रही हैं, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है। चलिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं माधवी अग्रवाल जी, धन्यवाद आपने समय निकाला, आप यहां पर हैं। एहतेशाम हक जी हमारे साथ हैं, समर्थक टीएमसी के, आपका भी धन्यवाद। कल भी आपसे अहम चर्चा इस मुद्दे पर हुई, लेकिन सबसे पहले मौका मैं देता हूं माधवी अग्रवाल जी को। आप हमें बताइए क्या कुछ वहां पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा मामला, लेकिन हिंसा की असल जिम्मेदारी किसकी? और ममता बनर्जी तो कह रही है कि बीएसएफ जो है आपके कंट्रोल में है, बॉर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए शिवम जी, अपीजमेंट की राजनीति की पराकाष्ठा किस तरीके से दिख रही है सामने पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी उन लोगों के पास नहीं गई
जिन लोगों के घरों में आग लगा दी गई, जो लोग घरों से बेघर हो गए, जो लोग अभी शरणार्थी की तरह दूसरे घरों में रह रहे, दूसरी जगह पर जाके रह रहे हैं, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनके टारगेट करके जिनको मारा पीटा गया और साथ ही 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। ममता बनर्जी आज ये सभी लोगों को एक समुदाय, विशेष समुदाय को बुलाकर उनको जो है वो अपनी तरफ से बात कर रही हैं, अपनी बातें बता रही है, और आज भी वो एक तरीके से घोषणा ही कर रही है कि पश्चिम बंगाल में एक तरफा बात हो रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है, जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही है कि 73 जगहों पर जो है 73 याचिकाएं दी गई है और आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ने पहले से ही इतना एग्रेशन दिखाया और उनके सिरिकुल्ला जो मंत्री हैं उन्होंने लोगों को जिस तरीके से आने के लिए, रास्ते पर उतरने के लिए उन लोगों को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से उनको आह्वान किया कि आज ये स्थिति देखने के लिए मिले। मैं बता देती हूँ कि मुर्शिदाबाद में ही नहीं केवल ये जंगीपुर, भांगड़, सातरागाछी, हावड़ा, पार्क सर्कस, चापदानी, मालदा, बरुईपुर, शमशेरगंज, जाफराबाद, जालंगी, अमरतला, मौलाली, धुलियान, आमतला, डायमंड हावड़ा, मटिया ब्रूज, हुगली, इन सभी जगहों पर जो है इन लोगों ने अवरोध किया। यहाँ पे गाड़ियां जलाई गई हैं, लोगों को मारा पीटा गया, भड़काऊ भाषण दिए इन लोगों ने लोगों के, क्योंकि इनके तो मंत्री ने कहा कि भाई 2-2 हजार की संख्या में एक जगह पर उतरा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इनके मंत्री ने ये भी कहा कि ममता बनर्जी हमारे प्रदर्शन से खुश है, और आज ममता बनर्जी स्टेज पर खड़ी होकर एक विशेष समुदाय को, केवल मुस्लिम धर्म के लोगों को बुलाकर उनको सांत्वना दे रही हैं, उनको बोल रही हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। मैं बता दूं आपको कि आज ये संशोधन क्या हमारे देश में केवल एकमात्र आया है? इसके पहले दूसरे देशों में, क्या जो मुस्लिम देश है वहां पे संशोधन नहीं हुआ है बिलों में? और बिल में अगर संशोधन हो रहा है, यदि आपको कहीं लगता है कि किसी तरीके की आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है, तो उसके लिए आप तर्क दे सकते हैं, कुतर्क नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं भड़काने के लिए लोगों को कि रास्ते पे उतरिए और आगजनी करिए और लोगों के घर जलाइए, लोगों को बेघर करिए। कल यहाँ पश्चिम बंगाल का जो है वो मतलब वर्ष का पहला दिन गया है और उसको बड़ी श्रद्धा से लोग मनाते हैं, लेकिन उसको आज कितने लोग हैं, 400 से ज्यादा लोग जो है वो शरणार्थी की तरह दूसरों के घरों में रह रहे हैं, दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं, उन्हें बचाया गया है। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल। ये जो बयानबाजी, एहतेशाम जी आप मेरे साथ कल भी जुड़े थे, हमने कल भी आपसे चर्चा की थी, ये जो बयानबाजी होती है फिर आप कहते हैं कि भाई ये सब बीजेपी करवा रही है। आपने यहाँ तक कह दिया था कि भाई ये उन्हीं के लोग हैं। आपने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया कि भाई जो हिंदू वहाँ से चले गए हैं उनकी जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। आपके फिर फरीद हाकिम जो वो कहते हैं कि भाई कोई बांग्लादेश तो नहीं चले, कहीं और तो नहीं चले गए, बंगाल से बंगाल चले गए। जो भड़काऊ बयानबाजी देने वाले मंत्री या नेता आपकी पार्टी में मौजूद हैं, आप बीजेपी पर आरोप लगाइए, वो आपका पॉलिटिकल अधिकार है, लेकिन फरीद हाकिम जैसे लोग जो कि यहां तक बोल चुके हैं कि एक बार सून वी विल बिकम मेजॉरिटी, इस तरीके की बात करना। सिद्दीकुल्ला कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे, हम कलकत्ता को जाम करने की ताकत रख सकते हैं कानून को रोकने के लिए। उन पर तो एक्शन लीजिए। ये भड़काऊ बयानबाजियां तो युवा लड़कों को मजबूर कर देती हैं, उकसाने का प्रयास, ब्रेन वॉश करते हैं। आप खुद एक मुस्लिम, आप खुद जानते हैं, आपने कल कहा था आप दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, पर ऐसे लोगों पर नकेल तो कसिए। सबसे पहले आज का जो विषय है, आपने देखा नहीं होगा कि हमारी जो बहन प्रवक्ता बीजेपी की बैठी हुई हैं माधवी अग्रवाल जी, उनसे मैं बहुत मर्तबा डिबेट में आमना सामना हुआ है। तो ये आज के जो कार्यक्रम था ये 15 दिन पहले तय हो गया था हमारे मुख्यमंत्री का। ये ईद मिलन के एक त्योहार टाइप का था कि एक समुदाय को उन्होंने जो कहा, और आज जो ये घटना जो दंगा हो रही है वो 8 तारीख से हो रही है, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम का जो है पहले से प्लान हो गया, पहले से ये कर लिया गया, सूची तय हो गया था। और आज मेरी मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, भरी खचाखच लोगों के सभा में उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर अपने राज्य में दंगे को बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। और मैं अपने पुलिस के अधिकारियों को मैं बोलना चाहती हूं कि जो भी इसमें दोषी हो उससे कड़ी से कड़ी सजा हम देंगे। मैं किसी भी के पक्ष में नहीं हूं। और ये बंगाल सभी का बंगाल है। आपने देखा होगा उनका जो स्टेज में बैठे थे, उनके बाद खड़े होने के बाद सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को खड़े होकर के संबोधित किए कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी का है।
ये जो भी दोषी, आज आपने देखा होगा नहीं, पर वो इमामों के सामने अब देखिए जो आरोप यहाँ पर मजहब का है उन्हीं के सामने, चलिए मैं आप दोनों की पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लूंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कुछ कहा था ममता बनर्जी को लेकर, वहां के प्रशासन को लेकर, जरा एक वक्फ के विरोध को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है। चलिए वापस आते हैं अपने मेहमानों के पास, वापस चलता हूं। एहतेशाम जी, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो भड़काऊ बयानबाजी देने वाले आपके मंत्री वहां पर हैं, चाहे आप सिद्दीकुल्ला की बात कर लीजिए, हाकिम की बात कर लीजिए, उनके बयानों पर भी तो कुछ कह लीजिए। ममता बनर्जी वहां गई, लेकिन उन्होंने एड्रेस किसको किया? इमामों को एड्रेस किया, और इंजाम किस पर है? आज हमारे मुख्यमंत्री का आपने भाषण नहीं सुना, आपने लाइव नहीं देखा? उन्होंने 35 मिनट 40 मिनट लोगों से जो एड्रेस किए, लोगों को जो बताएं, यही तो बात बोले कि ये मैसेज जो है शांति का मैसेज हम यहाँ से देनी चाहती हूँ। ये पश्चिम बंगाल की धरती है, पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह का हिंसा भले ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बोलने में कोई नहीं है। 8 तारीख को ये जो शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कहा था कि बंगाल में मैं दिखलाऊंगा। क्या हम रात 10 बजे के बाद, ये पूरी एक षड्यंत्र है, लंबी साजिश है। शुभेंदु अधिकारी जो अपोजिशन के लीडर है, ये उनकी रची रचाई है, इसलिए कि बंगाल में इन्होंने 2021 में इन लोग कब्जा नहीं कर सके थे। 2026 में सामने इलेक्शन है, किसी भी तरह से अराजकता फैलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी और यहाँ के जो डॉक्टर मजुमदार है जो सभापति, वो और एक अर्जुन सिंह नाम का जो गुंडा है। अरे देखिए, ऐसे नहीं, आप ऐसे गुंडा, आप किसी को गुंडा कैसे कह देंगे? आप कैसे किसी को गुंडा कह देंगे? नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हाँ। बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड से हम लोग लेके आएंगे और इनको हम निकाल के बाहर करेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, सिद्दीकुल्ला चौधरी अपने गलत बयानियों के लिए जाने जाते हैं कि एक तरफ से फरीद हाकिम हो, सिद्दीकुल्ला, वो लोग कहते हैं हम मेजॉरिटी में आएंगे, इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी। सिद्दीकुल्ला आप चाहे वहां पर गौ हत्या को लेकर भी कहते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में रोक नहीं सकते, 2021 का उनका बयान है, और CAA NRC पर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो ये कह चुके हैं। संविधान से ज्यादा कुरान को वो कह चुके हैं, ये बात उन्होंने रखी हुई है। ये सारी बात जब है तो इसको आप धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखते? अपने मजहब को ऊपर दिखाने वाले व्यक्ति, फिर आप कहते हैं हम सेक्युलर हैं। ऐसे नेताओं से दूरी करें। ममता बनर्जी के खिलाफ तो हम नहीं कह रहे ना, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं भाई साहब, वो तो गलत कर रहे हैं ना, वो तो स्वीकार करेंगे आप। शिवम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज की जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा आंदोलन को लेकर के, ये तो इतना बड़ा समझ लिए 20 करोड़ लोगों का, पूरे देश से 20 से 30 करोड़ लोगों का एक्शन क्या आपने तो कल स्वीकार नहीं किया था। चलिए मैं बीजेपी को भी इस बात की जवाब आपको मौका दिया। माधवी जी, ये इन्होंने कहा था कि वो हिंदू नहीं है जो वहां पर पलायन कर रहे हैं, ये आपको ज्यादा पता होगा, आप ऑन ग्राउंड पे रही हैं। माधवी जी, की बात ऐसी है कि 15 दिन पहले इनका कार्यक्रम निर्धारित हो गया था, लेकिन हिंसा तो अभी हो गई है। तो हिंसा की बात तो कम से कम जाके जो वहां पर हिंसा का शिकार हुए लोगों से मिलने की इच्छा नहीं हुई ममता बनर्जी की। इसी तरीके से संदेश खाली भी ममता बनर्जी नहीं पहुंची थी। दूसरों को बोलती है कि आप यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, लेकिन ममता बनर्जी क्या कर रही है? संदेश खाली के मामले को भी इन्होंने, जहां महिलाओं का 10 साल से उत्पीड़न हो रहा था, उसको भी इन्होंने बीजेपी की स्ट्रेटेजी बता दिया था। इसी तरीके से ये सारे जितने भी इनके यहाँ पे उपद्रव होते हैं, हिंसा होती है, उसको बीजेपी के कंधे पर डाल देते हैं। आपके मंत्री भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आपकी जो मुख्यमंत्री है वो बोल रही है कि हम इस बिल को नहीं मानते, और वो लोगों को भड़का रही है। तो ये सामने नहीं दिख रहा है कि आप मुझे बताइए। और राज्यसभा लोकसभा का कोई औचित्य है कि नहीं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो राज्यसभा और लोकसभा में इतनी लंबी चर्चा की बाद कोई बिल अगर संशोधित होकर आता है तो वो एक मुख्यमंत्री जो है वो अपने राज्य में मानने से मना कर देती है। उनको ये कहने का क्या तरीका या अधिकार है क्या? ये कहना चाहिए, ये उचित है क्या? आप मुझे बताइए। और
इसी तरीके से इन्होंने रामनवमी के जुलूस के लिए भी ममता बनर्जी की भड़काऊ भाषण नहीं बोल रहे हैं। ममता बनर्जी हिंदुओं के धर्म को जो है हिंदुओं के दिन को हिंसा का दिन बोलती है। ममता बनर्जी जो है एक एड ऑन में यहां पर करना चाहूंगा। एक आपकी एक नेता है वहां पर, रत्ना विश्वास करके, एक लोकल टीएमसी लीडर है नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, उनका बयान मुझे याद आता है। उन्होंने एक तरीके से साफ साफ वहां पर माइक पर कह दिया था कि बहुत से बांग्लादेशी जाकिर बाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं। ये 2024 के लोकसभा के इलेक्शन बहुत करीब है, 3 महीने। जाकिर बाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत से बांग्लादेशी लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। अगर उनको अपनी वोटर लिस्ट में नाम लेने में कोई परेशानी आ रही है, जाकिर दा को कांटेक्ट करें। हम नहीं चाहते कोई भी वोटर यहां पर लेफ्ट आउट हो जाए। एहतिशाम जी, उसके बाद फिर उसका क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास। फिर आप कैसे सरकार को कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश वाला मुद्दा या फिर बॉर्डर वाला मुद्दा आप जिम्मेदार हैं, बॉर्डर वो क्लियर नहीं, अगर वहां से बांग्लादेशी आ भी रहे हैं तो उस पर क्या एक्शन हो रहा है? वो तो आप वोटर बना रहे हैं उनको। एहतिशाम जी, आपने सवाल किया कि बांग्लादेश से लोग जो आ रहे हैं हमारे बंगाल की ओर में, तो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं तो ये बांग्लादेश जो है ये बॉर्डर का बीएसएफ किसके अंडर में अंतर्गत में आता है? सेंटर के अंदर, सेंटर के अंतर्गत में आता है। तो सबसे पहले खामियां तो अमित शाह जी इनके जिम्मेदार है। आज हमारे भाषण में, दीदी की भाषण में 5 मिनट तक अमित शाह जी को, आज भारत की जो इतनी जो परिस्थिति है वो अमित शाह इनके पूरे जिम्मेदार है। और आज जो बांग्लादेश से बंगाल में लोग आ रहे हैं उसका सीधा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बॉर्डर पे आपकी बिल्कुल ठीक है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बिल्कुल यहां पर आप अपना आरोप लगा सकते हैं। लेकिन रत्ना विश्वास का जो बयान था कि जो बांग्लादेश से आए, मैं ये कह रहा हूं कि एहतिशामुल जी, किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि भाई सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं, दोनों की जिम्मेदारी तय करने की बात है। लेकिन जब वहां पर आपकी लीडर्स की तरफ से बयान आ गया जो बांग्लादेश से यहां पर आए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो जाए वोटर बनाने में, जाकिर दास को कॉन्टैक्ट करें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बांग्लादेशी वहां से आ रहे हैं तो आप उस बात में चुप हैं। आप जब कोई दंगा होता है तब आप सेंटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, लेकिन वोटर उनके आपको वोटर भी मानते हैं उनको। पूरी जिम्मेदारी इसकी पूरी जो है केंद्रीय सरकार पर है। सबसे पहले बांग्लादेश देखिए अगर बांग्लादेश की फौज हमला करती ना, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत होता। लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर। बांग्लादेश के लोग अपनी पुलिस के लिए क्यों करने देंगे? बांग्लादेश के लोगों को मैं अपने देश में क्यों प्रवेश नहीं? रत्ना विश्वास का ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सारी चीजें, सब कुछ अवेलेबल। केंद्र सरकार विफल है। ठीक, और ये केंद्र सरकार विफल है कि नहीं, फिर मैं आपको कहा ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट, बॉर्डर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी बात सुनिए शिवम जी, मेरी बात सुन लिए 2 मिनट आप। ये बंगाल को जलाने की नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम टीम, सबसे बड़ा दोषी अगर कोई होगा, मैं कह रहा हूं ताली एक तरफ से नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, माधवी रिस्पॉन्स, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमित शाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुभेंदु अधिकारी है, पूरा जिम्मेदारी। ठीक, अगर है नहीं है माधवी भी तो जवाब देंगी ना। मैंने तो सारे फैक्ट्स रख रहा हूं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में नारे क्या लगे हैं पश्चिम बंगाल में, आपको पता है? आमरा संविधान मानबो ना। और पुलिस प्रशासन देख रही है। आप संविधान नहीं मानेंगे, आपके वहां पे लोग बोल रहे हैं, आपने अरेस्टिंग की, आपने उन लोगों को रोका जब उन्होंने ये बोला कि हम कलकत्ता को जाम कर देंगे, 2-2 हजार लोग सारे इकट्ठे हो, तब आप लोगों ने उस 10-10 हजार से ज्यादा से बात कीजिए। शुभेंदु अधिकारी बोला है, ममता बनर्जी खड़े होकर बोलती है मंच पर, आप शुभेंदु अधिकारी से क्यों सवाल करते हैं? इनका तो दंगा करने वाला दिन है रामनवमी का, जो मैं देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि एक दूसरे पर दोषारोपण करना मैं चाहूंगा दोनों पार्टियां बंद करें, और वहां पर जो लोकल्स हैं जिनके घर पर जो खबरें आ रही हैं कि भाई टंकी में जहर डाल दिया जाता है, उनको पलायन करना पड़ता है, 500 हिंदू गायब हो रहे हैं, फिर अंत में वहां कल को टीएमसी रहे या बीजेपी रहे, परेशान या पिसेगा तो वहां का लोकल हिंदू, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रुकना चाहिए, मानवता के हित में नहीं है, इस पर नकेल कसी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा दोनों हमारे प्रवक्ताओं का।